Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम इवोल्यूशन चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर है यानी कि 8th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशनरी फोर्सेस और इनब्रीडिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी विनबर्ग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इवोल्यूशन, हमें पता है कि इवोल्यूशन क्या होता है। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इन अ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी पॉपुलेशन के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेनेटिक मटेरियल में चेंज होना एंड इट रिफ्लेक्ट्स द अडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है ऑर्गेनिज्म भी उसके हिसाब से चेंज होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं एंड वो इवॉल्व होते जाते हैं। उसके बाद चेंज कैन अकर अल्टर्ड जीन या फिर नोवेल ट्रेट या फिर न्यू स्पीसीज बन सकती है जो कि रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशन को। अब कौन कौन से ऐसी फोर्सेस है जो इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें से है फर्स्ट नेचुरल सिलेक्शन, फिर है म्यूटेशन एंड देन जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल सिलेक्शन को। नेचुरल सिलेक्शन होती है एक प्रेडिक्टेबल एंड नॉन रैंडम प्रोसेस। प्रेडिक्टेबल होती है, नॉन रैंडम प्रोसेस होती है। लेस अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म, अगर लेस अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म में अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर वेल अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म में हो रहा है जो कि बेस्ट सूटेड होता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद आफ्टर सम जनरेशन हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमने मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो ऑलरेडी देख लिए, जैसे कि सपोज पॉजिटिव सिलेक्शन। एक तो पॉजिटिव सिलेक्शन हो सकता है जिसका दूसरा नाम होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। सपोज कोई जेनेटिक चेंज हुआ, suppose genetic change occur if increase the fitness of this organism to increase survival। अगर जेनेटिक चेंज होने के बाद अगर ऑर्गेनिज्म की फिटनेस अगर बढ़ती है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एंड इट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। उसके बाद सेकेंड है निगेटिव सिलेक्शन, जिसको प्यूरिफाइंग सिलेक्शन भी कहते हैं। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक चेंज हुआ और अगर उसकी फिटनेस कम हो गई तो ऑफ कोर्स उसके सर्वाइवल के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम सबने पढ़ा है दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट होगा, जो सराउंडिंग को अडेप्ट करेगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज द बैलेंसिंग सिलेक्शन, जिसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, द म्यूटेशन विच आर एडवेंटिशियस ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ऐसे म्यूटेशंस जो एडवेंटिशियस है वो सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सच अलील टेंड टू रिमेन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर इनकी वजह से अगर नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प हो रही है तो ऑफकोर्स वो अलील इसी हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहना पसंद करेंगे। सच वेरिएशंस आर अनअफेक्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। और ऐसे वेरिएशंस नेचुरल सिलेक्शन से अनअफेक्टेड होते हैं, नीदर यूजफुल नॉर हार्मफुल। ठीक है, जो कैपिटल ए स्मॉल ए जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है वो ना ही मतलब एनवायरनमेंट को वो यूजफुल होता है ना ही हार्मफुल होता है। जैसे हमने बहुत सारे डिसीजेस हम पढ़ते हैं तो इसमें जो कैपिटल ए होगा तो वो डोमिनेंट होता है तो उससे डिसीज होता है। जो स्मॉल ए होगा, जो रेसेसिव होगा, उससे भी डिसीज होते हैं। लेकिन जो कैपिटल ए स्मॉल ए होता है वो मेनली कैरियर के जैसे काम करता है, तो ना ही उसकी वजह से इंसान मरता है। अगर हमने बहुत सारे डिसीजेस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो उसमें अगर कैपिटल ए होता है तो भी इंसान को मतलब सिकल सेल एनीमिया है, सपोज हमने सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल ले लिया। अगर स्मॉल है तो वो हुई क्योंकि वो रिसेसिव है। लेकिन अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होता है तो वो मेनली कैरियर के जैसे काम करता है, लेकिन उनमें डिसीजेस नहीं होते, तो वो नॉर हार्मफुल नीदर यूजफुल। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हमने देख लिया नेचुरल सिलेक्शन। सेकेंड है म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन क्या होता है, सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल में होने वाला सडन चेंज। अब म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। हमें लगता है कि म्यूटेशन सिर्फ हार्मफुल होते हैं, नहीं, म्यूटेशंस बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। अगर बेनिफिशियल हुए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर हार्मफुल हुए तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। उसके बाद थर्ड वन इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, रैंडम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी
अलील फ्रीक्वेंसी में होने वाला रैंडम चेंज वो भी बाय चांस, ठीक है। उसके बाद इन फाइनाइट पॉपुलेशन द रैंडम सैम्पलिंग कॉज एन एग्जिस्टिंग अलील टू लॉस्ट। अगर कोई फाइनाइट पॉपुलेशन है उनमें अगर रैंडम सैम्पलिंग जो है उसकी वजह से एन एग्जिस्टिंग अलील टू लॉस्ट, वो लॉस्ट भी हो सकते हैं। allele at all the loci are subjected to genetic drift. Drift can be major drift यानी कि shift. So drift can be major driving force in change in allele frequency in a smaller population. अगर कोई smaller population है तो उसमें genetic drift एक बहुत बड़े force जैसा काम करता है कि वो shift ला सके allele frequency के अंदर। उसके बाद smaller the population more extreme the genetic drift. जितनी smaller population होगी उसमें उतना extreme level तक genetic drift देखने को मिलेगा। इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट अक्यूमुलेट ओवर जनरेशन। और जो इफेक्ट होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के वो ओवर द जनरेशन अक्यूमुलेट होते रहते हैं। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट अनरिलेटेड टू जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। इनका इंडिविजुअल के फिनोटाइप एंड जीनोटाइप से कोई रिलेशन नहीं होता, अनरिलेटेड होते हैं। नॉन डायरेक्शनल रैंडम प्रोसेस। देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? सो रैंडम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। उसके बाद कॉज फिक्सेशन ऑफ एन अलील इन अ पॉपुलेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट स्टॉप हो जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 पे आ गई तो जेनेटिक ड्रिफ्ट स्टॉप हो जाएगी। कैन लीड टू लॉस ऑफ एन अलील फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से अलील का लॉस भी करवा सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई मतलब लॉस हो गया अलील का। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इन दी ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑर्गेनिज्म में होमोजाइगोसिटी बढ़ाने का काम करती है। अब ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिनकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, इससे और भी क्लियरली समझ में आएगा। देखो तो इसमें हम मेनली दो इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द फाउंडर इफेक्ट एंड सेकेंड इज द जेनेटिक बॉटलनेक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाउंडर इफेक्ट के बारे में। सो सपोज कि कोई पेरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, पेरेंट पॉपुलेशन है, उनमें से कुछ स्पीसीज जो है उनका माइग्रेशन हो गया तो उन्होंने नई पॉपुलेशन बना ली जिसको हम बोलेंगे फाउंडर पॉपुलेशन। तो इनमें क्या होगा, इनब्रीडिंग होगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि पेरेंट पॉपुलेशन थी, उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ने माइग्रेशन करके नई पॉपुलेशन बना ली, तो उनके पास और दूसरी पॉपुलेशन नहीं है मेटिंग करने के लिए, तो उनके बीच में ही मेटिंग होगी, तो इसकी वजह से इनब्रीडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो इनब्रीडिंग बढ़ेगी तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ कोर्स कम होगी, क्योंकि कोई वेरिएशंस ही नहीं है ना। वेरिएशंस होमोजाइगोसिटी कब बढ़ती, जब वेरिएशंस होते हैं, लेकिन इनके पास तो वेरिएशन ही नहीं है। सेम पॉपुलेशन में अगर मैटिंग करेंगे तो वेरिएशन नहीं है, तो हेट्रोजाइगोसिटी कम होगी एंड होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। उसके बाद है जेनेटिक बॉटलनेक इफेक्ट। सपोज कि कोई इनिशियल पॉपुलेशन थी और इनिशियल पॉपुलेशन में सडनली साइज ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। अगर कोई इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें सडनली क्या हुआ, पॉपुलेशन की साइज कम हो गई, तो उसको हम बोलेंगे फाइनल पॉपुलेशन। तो क्या होगा, अलील फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, साइज ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, यानी कि फाइनल पॉपुलेशन की एक इनिशियल पॉपुलेशन थी, सडनली अगर उस पॉपुलेशन की साइज अगर कम हो जाती है तो उसको बोलेंगे हम फाइनल पॉपुलेशन। तो उस फाइनल पॉपुलेशन में क्या होगा, अलील फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी या फिर चेंज होगी, तो उसमें भी इनब्रीडिंग बढ़ेगी एंड होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी एंड ऑफ कोर्स हेट्रोजाइगोसिटी कम होगी। ठीक है, उसके बाद इनब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बहुत इनब्रीडिंग कर रहे हैं भाई, हम पहले देख लेते हैं कि इनब्रीडिंग क्या होता है। तो इनब्रीडिंग रैंडम मैटिंग, जिसमें अलील फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, कोई चेंज नहीं होती, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको मेटिंग की। व्हेन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन मेटिंग आर क्लोजली रिलेटेड, जब इंडिविजुअल क्लोजली रिलेटेड होते हैं मेटिंग में, when individuals involved in mating are closely related, जो closely related individuals होते हैं उनमें अगर mating होती है तो उसको बोलते हैं inbreeding. The chance of inbreeding is higher in smaller population. Of course, जो smaller population होगी उसमें inbreeding के chances higher होंगे, क्योंकि उनके पास कोई और है ही नहीं breeding करने के लिए, तो वो खुद में ही breed कर लेंगे, तो उनमें chances higher होते हैं smaller population के अंदर। उसके बाद जो inbreeding coefficient होता है उसको f से डिनोट करते हैं, जो कि मेनली उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन जीन हैज टू आइडेंटिकल अलील बाय डिसेंट, अलील वेयर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। उसके बाद ऑटोजाइगस एंड एलोजाइगस। ऑटोजाइगस मतलब अगर एंसेस्टर स्मॉल ए है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी स्मॉल ए ही बनेगा, उसको बोलेंगे ऑटोजाइगस। एंड एलोजाइगस मतलब अगर एंसेस्टर स्मॉल ए है तो नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर एफ की वैल्यू 0 आती है, अगर एफ की वैल्यू 0 आती है मतलब कोई भी इनब्रीडिंग नहीं हुई, मतलब नो अलील डिराइव फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर।
और अगर f की वैल्यू 1 आती है मतलब मैक्सिमम इनब्रीडिंग हुई है वहाँ पे, तो जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता है f, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स कि जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स होंगी उतनी इनब्रीडिंग कम होगी, और अगर हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो इनब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। उसके बाद ड्यू टू इनब्रीडिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। तो इनब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, हेट्रोजाइगोट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है एंड होमोजाइगोट्स की बढ़ती है। हमने देखा ऑलरेडी कि इनब्रीडिंग जो होती है वो सेम पॉपुलेशन के अंदर होती है तो उनमें कोई वेरिएशन ही नहीं होते, तो अगर वेरिएशन ही नहीं होंगे तो हेट्रोजाइगोट्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्वियसली कम ही हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला है, अगर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए को अगर कैलकुलेट करना होगा तो इसका फॉर्मूला है 1 - 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2। एंड अगर स्मॉल ए एंड कैपिटल ए की अगर हमें कैलकुलेट करनी होगी फ्रीक्वेंसी तो इसका फॉर्मूला है 1/2 की पावर n। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन है। सो हम एक बात कह सकते हैं दैट आफ्टर n नंबर ऑफ जनरेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट इट डिक्रीज बाय 1/2 की पावर n। फॉर्मूले से ही पता चल रहा है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। तो देखो, रिसेसिव म्यूटेशन आर डिटोरियस व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगोस कंडीशन। अगर रिसेसिव म्यूटेशन अगर होमोजाइगोस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो वो डिटोरियस होते हैं। उसके बाद रिजल्ट इन रिड्यूस फिटनेस अमंग द इनब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो इनकी वजह से जो इनब्रीडिंग पॉपुलेशन की जो फिटनेस होती है वो कम हो जाती है। ऑफकोर्स हमें पता है कि अगर होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तो वो कोई कोई काम के नहीं होते, वो डिसीज ही कॉज करते हैं। तो इसकी वजह से इनब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर फिटनेस कम हो जाएगी एंड इसकी वजह से होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस फिनोमिना को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके बाद नंबर ऑफ हार्मफुल अलील प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। अगर किसी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ हार्मफुल अलील प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है जेनेटिक लोड। तो ये हो गया आज के लेक्चर के बारे में जिसमें हमने देखा इवोल्यूशनरी फोर्सेस, और इवोल्यूशनरी फोर्सेस में हमने देखा फर्स्ट इज द नेचुरल सिलेक्शन, सेकेंड उसमें हमने देखा पॉजिटिव सिलेक्शन, निगेटिव सिलेक्शन एंड बैलेंसिंग सिलेक्शन। उसके बाद देखा म्यूटेशन के बारे में, फिर देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद हमने देखा फाउंडर इफेक्ट एंड जेनेटिक बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में, एंड देन वी टॉक अबाउट द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड जेनेटिक लोड। आई होप कि आपका ये टॉपिक और ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो या दैट्स इट फॉर द लास्ट लेक्चर ऑफ द इवोल्यूशन। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा डाइजेशन। और आई होप कि आप एक्साइटेड होंगे बिकॉज डाइजेशन में तो मज़ा आएगा, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डाइजेशन। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, नेवर एवर एवर स्टॉप लर्निंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा डाइजेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।